हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मान लो वेग समीकरण में यदि कोई अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता पदों के घातांकों का योग है वो 2 के बराबर हो तो हाँ वो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। यदि अभिक्रिया में एक ही अभिकारक हो तो उसकी सांद्रता की वेग है अभिक्रिया का वेग है वो उसकी सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो तो भी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यदि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अभिकारक 2 हों तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो अभिक्रिया का वेग तो भी अभिक्रिया की 2 कोटि होगी। तो 2 संभावनाएं बनी A+A यानी कि सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और डिफरेंट बना रहे हैं। सेम बना रहे हैं तो उसकी जो सांद्रता के स्क्वायर के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग, और यदि अलग अलग हो तो क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम पहले जो है जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक काम में आता हो और जो भिन्न अभिकारक है या जो भिन्न अभिकारक हो तो वो क्या है उनकी प्रारंभिक सांद्रता समान हो तो तभी ये जो समीकरण प्राप्त होगा। ए अभिकारक है या ए और बी प्रत्येक की जो t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता ए है और t समय पश्चात क्या होते हैं कि उनके जो मोल है मोल प्रति लीटर कम हो जाती है इनकी सांद्रता, तो t समय पश्चात इनकी सांद्रता वो a-x ही रहती है। तो dx/dt बराबर आया K2CA इंटू CA या K2CA इंटू CB, दोनों की क्योंकि सेम है a-x है K2A, दोनों की वैल्यू a-x a-x, तो क्या आ गया dx/dt बराबर क्या आ गया K2A- dx/dt बराबर K2A-x का होल स्क्वायर। अब ये K2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है यहाँ पर है ना। अब ये जो हम क्या है अक्ष वाले टर्म एक साथ रखेंगे तो अक्ष वाले एक तरफ रखेंगे तो dx/a-x स्क्वायर बराबर K2 dt। K2 का मान हम क्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो dx/a-x स्क्वायर का हमने समाकलन किया, इधर K2 dt का समाकलन कर दिया। 1/a x का होल स्क्वायर है तो ये उसके जो समाकलन करेंगे तो 1/a-x आ गया और K2t + c आ गया। c क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो इसके लिए हम इसकी c के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम t बराबर 0 पर क्या था, x बराबर 0 क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो a-x 0 रखेंगे तो 1/a आ गया LHS और K2t क्या आ गया, 0 हो गया। K2t किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 0 के इक्वल, और c बचा तो 1/a बराबर c। अब 1/a बराबर c की इसकी इस समीकरण में 21a में तो वैल्यू रख दी और 21a में वैल्यू रख दी तो फिर क्या हुआ, c की 1/a वैल्यू रख दी, ये आ गई। अब इसको क्या करेंगे, जो पक्षांतरण करेंगे तो K2t बराबर क्या गया 1/a-x माइनस 1/a और t नीचे आ गया, फिर K2t से t का भाग लग गया, t से डिवाइड हो गया तो 1/t से मल्टीप्लाई हो गया, कहने का मतलब। अब इसको सोल्व करेंगे तो a जैसे 1/t एज रहा, इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो a और a-x ये तो आया LHS और ये सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट वाली जो राशि है वो क्या आती है, वो आती है, वो आएगी a इंटू a-x और जो ऊपर है वो आएगी a- a+x आएगी। तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर x आया है ओनली और 1/t एच था तो x इंटू x अपॉन ta ब्रैकेट a-x आ गया। तो इस प्रकार से K2 का जो वेग नियतांक आ गए, ये कब है, जब या तो एक ही अभिकारक हो या अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो, या फिर क्या होता है कि 2 अभिकारक हो तो क्या होता है कि उनकी प्रारंभिक सांद्रता सेम हो, तो इस प्रकार की जो वेग समीकरण प्राप्त होती है।
यदि दो अभिकर्मक हो लेकिन प्रारंभिक सांद्रता एस मान हो, तो एस मान हो तो क्या होगा, एक ए है उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, बी की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल बी प्रति मोल लीटर है, मोल प्रति लीटर है, और टी समय पश्चात दोनों की एक्स मोल अभिकृत हो जाते हैं, तो बचती कितनी है, ए की बचेगी ए माइनस एक्स और बी की बचेगी बी माइनस एक्स। तो यहाँ हम वैल्यू ए माइनस एक्स और दूसरे की बी माइनस एक्स रख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर ली, फिर के टू डी टी आ गया, समाकलन करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये समीकरण 24 आ गया। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, वो ये वाला है समीकरण 25, ये सूत्र है। तो इसमें जो ए में से बी घटेगा ये ब्रैकेट के बाहर, फिर जो घट रहा है उस वाले जो टर्म पहले लिखेंगे 1/b माइनस एक्स, और जिसमें घटाया जा रहा है उस माइनस लगाइए उसको बाद में लिखेंगे, ये आएगा। और इसका हम समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, और फिर तो अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में होता है तब ये अलग अलग कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस में हुआ तो ये अलग अलग आ गया, समाकलन किया। ये के टू डी टी का अलग से समाकलन हो गया, क्योंकि हमने समीकरण 24 में ये इसका मान 24 में रखा, फिर समाकलन किया है। 24 कौन सा है, 24 ये समीकरण। तो ये 1/a माइनस एक्स इन बी माइनस एक्स उसकी वैल्यू रखी, फिर समाकलन किया, तो अलग अलग समाकलन किया। अब बी माइनस एक्स का अलग किया, इसका अलग करेंगे, तो ये बी माइनस एक्स का जैसे हमने ये फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने किया था ln a माइनस एक्स का, तो वैसे ही माइनस ln a माइनस एक्स आया था, तो वैसे ही है ये माइनस ln b माइनस एक्स आया, इसका भी माइनस ln a माइनस एक्स आता है, लेकिन माइनस पहले से है इसलिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गई, और वो बाकी एज इट इज के टू टी प्लस सी, सी एक समाकलन इस तरह का है। अब उसमें ये आ गया, ये कब आया, अब c की वैल्यू ज्ञात करनी है। c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 तो x बराबर 0। अब t बराबर 0 तो ये जो ब्रैकेट में राशि थी माइनस ln b माइनस एक्स था, b माइनस एक्स 0 घटा दो ln माइनस ln b रह गया, और दूसरी वाली जो टर्म थी माइनस प्लस ln a माइनस एक्स था, x यहाँ भी 0 तो प्लस ln a ही रह गया, और के टू टी था वो 0 हो गया क्योंकि t 0 है, और c तो c बराबर ये आ गया। अब ये देखो ये माइनस है, माइनस तो कॉमन आ गया, माइनस 1/a माइनस बी, और माइनस कॉमन आने से ये प्लस वाला माइनस हो गया, तो ln b माइनस ln a ब्रैकेट में रहता है, ln b माइनस ln a, ये मतलब ये कैसे आया, देखो ये ऐसे आया, इसको ऐसे कर दिया 1/a माइनस b, और फिर ब्रैकेट में ये आया ln b माइनस ln a, ये ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है, और फिर ln b माइनस ln a, इसको ये आ गया ln b अपॉन a। तो ये c की जो वैल्यू है हम समीकरण 26 में रखेंगे। समीकरण 26 कौन सी थी, समीकरण 26 ये थी हमारे पास, यहाँ हमने c की वैल्यू रखी, बाकी एज इट इज, तो यहाँ हमने ये तो एज इट इज था, के टू टी था प्लस सी में c की वैल्यू रख दी हमने। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है कि इसमें उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 1/a माइनस बी, ये तो कॉमन आ गया, ये चूँकि ln ये एज इट इज रहा ln b अपॉन a, और इसमें हमने क्या किया, ये जो है उसमें ये लगा दिया कि ln a माइनस बी होता है, तो ln b जैसे मान लो ln x अपॉन y होता है, तो ln x माइनस y ln x माइनस ln y होता है, तो उसको हम ln x अपॉन y लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिख दिया इसको। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अब ये चूँकि ये ब्रैकेट वाली जो प्लस में है, इसमें ये हो गया जैसे ln x प्लस
ln y, तो ये आ गया ln xy। तो वैसे ये आ गया क्योंकि b/a और a माइनस एक्स डिवाइड बाई b माइनस एक्स ये मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद में अब चूँकि हमने आगे क्या किया, ln को log में चेंज कर दिया तो 2.303 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये k2t था और k2 का मान याद करेंगे तो t से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारे पास 27 आ गई। ये कब प्राप्त हुई, जब a और b की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो यदि जो प्रारंभिक सांद्रताएं जब सेम हो दोनों विकारकों की या एक ही विकारक हो, तो ये जो समीकरण आती है। अब इस समीकरण से हम क्या करते हैं कि x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स, इसकी हम t के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो t के साथ करेंगे तो या इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर x t बराबर आ गया x अपॉन k2 a माइनस एक्स, ये आता है। अब इसमें यदि x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ बनाते हैं, देखो तो ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरेगी, और देखो इसको इससे समझते हैं। और इसकी स्लोप कितनी आएगी, k2। या फिर हम क्या करते हैं, 1/a माइनस एक्स, ये स्लोप है वो आएगी k2, ठीक है। और 1/a माइनस एक्स और हम t में ग्राफ बनाएंगे तो उसकी स्लोप तो आएगी k2 और इंटरसेप्ट होगा 1/a। ये जो समीकरण है वो किससे प्राप्त हुई, देखो इससे, ये 1/a माइनस एक्स और ये जो समीकरण है ये वाली, उसकी हम तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c से। इसमें t हम इधर ले जाएंगे, k2 इधर, तो जो मान आएगा वो स्लोप आई k2, इंटरसेप्ट आया 1/a, इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब ये वाली जो है इसमें लोग ये वाली टर्म लेंगे, तो जो अपने पास जो समीकरण आई, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 1/k2 क्यों नहीं हुआ। हम ये अक्स और a माइनस अक्स अपॉन है ना, ये हम ऊपर ले रहे हैं, ये यदि हम नीचे लेते तो स्लोप 1/k2 होती, लेकिन ये ऊपर ले लिया, टाइम नीचे ले लिया, इसलिए k2 आई है ये, नहीं तो 1/k2 होती। टाइम ऊपर आता और अक्स अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स यदि नीचे होता तो 1/k2 ही होती, क्योंकि इस समीकरण में जो ये m का मान फिर 1/k2 होता। लेकिन हमने क्या है, ये उल्टा ग्राफ शो किया हुआ है, इसलिए ये k2 है।
और इसमें क्या है कि ये देखो यहाँ भी जो स्लोप है वो उल्टी हो गई, क्योंकि हमने टाइम नीचे लिया है ऊपर ये लिया है, इस कारण से ये जो स्लोप है ये आई है। अदरवाइज तो ये जो m का मान ये होना चाहिए था 2.303 अपॉन K2 इंटू a माइनस बी, लेकिन हमने क्या टाइम नीचे टाइम है वो x डायरेक्शन में लिया और log वाला log b अपॉन a इंटू ये जो है ऊपर y डायरेक्शन में लेने से ये स्लोप है वो उसमें K2 का मान ऊपर आया है। तो इससे हम K2 का मान भी निकाल सकते हैं। ये ढाल आई पहले तो इतना, और हम K2 चाहिए तो ढाल इंटू 2.303 डिवाइड बाई a अपॉन a माइनस बी। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जैसे हमारे पास ये आया, हमारे पास सूत्र K2 का x अपॉन t इंटू a ब्रैकेट a माइनस एक्स। यहाँ मैंने बताया था कि यदि प्रारंभिक सांद्रता अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है हमें, इसमें ऐसे ध्यान रखनी है कि यदि दोनों की यदि या तो ये अभिकारक एक ही हो या फिर दोनों जो अभिकारक है उनकी प्रारंभिक सांद्रता समान हो तब तो ये सूत्र लगता है। लेकिन मानो अलग हो तो फिर अर्धायु का कंसेप्ट नहीं बन पाता। अर्धायु का कंसेप्ट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि दोनों तब अर्धायु की गणना नहीं कर पाएंगे, दोनों की सांद्रता यदि प्रारंभिक सांद्रता अलग हो। क्यों? क्योंकि दोनों की जो आद्य परिवर्तन का समय अलग अलग होगा, फिर वो उसका मतलब नहीं रह पाता। तो ये जो फॉर्मूला है वो पहले वाला ही लगाएंगे हम और उसी में लगा सकते हैं। तो K2 बराबर था x अपॉन टी इंटू ए माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने रखी a/2 और t की जगह हमने टी हाफ रख दिया। टी हाफ उधर ले जाएंगे, K2 इधर आ जाएगा। ये a/2 था, ये a माइनस a/2 नीचे a/2 आ गया, a/2 और नीचे ये नीचे आया a²/2 और ऊपर आया a/2। तो ये फिर क्या होता है कि इसको सोल्व करेंगे तो 1/a आ जाएगा। तो 1/K2 इंटू 1/a, यानी कि यहाँ जो अर्धायुकाल है वो a है, तो a के व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रारंभिक क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसमें? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो तो क्या हो सकता है? तो अब इसमें देखो a प्लस b है, उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन b हम आधिक्य में ले रहे हैं, b आधिक्य में ले रहे हैं और हमारे पास जो समीकरण 27 थी हमने पढ़ा ये है। अब इसमें b आधिक्य है तो a से b की वैल्यू काफ़ी है, तो a नेग्लिजिबल कर देंगे और जहाँ a क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल होगा, a नहीं नेग्लिजिबल होगा, हम a को तो रखेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि a माइनस बी को हम क्या a क्योंकि नेग्लिजिबल है, b बहुत ज़्यादा है, तो a माइनस बी तो लगभग माइनस बी के बराबर आ गया। और b माइनस एक्स है, वो क्या आ गया? b माइनस एक्स लगभग b के बराबर ही हो गया, क्योंकि b आधिक्य में है तो अक्ष में जो परिवर्तन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, इसलिए b के बराबर हो गया। तो हम ये दो चेंज कर देते हैं। तो a माइनस बी की जहाँ था ये जो a माइनस बी, वहाँ हमने केवल माइनस बी रखा और b और a जो था वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन a माइनस एक्स तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन b माइनस एक्स वाला है वो b के इक्वल कर देंगे। तो ये आ गया। अब देखो इसमें b कैंसिल हो जाएंगे, लॉग वाले में जो ये b है और b कैंसिल हो जाता है, तो ये और माइनस b ये यहाँ है। तो अब b जो संपूर्ण अभिक्रिया की जो ना, ये जैसे t है, t उधर ले जाएंगे, K2 इधर, तो नीचे 2.30 के नीचे K2 इंटू माइनस बी आ रहा है। तो K2 ये माइनस के कारण तो क्या है कि वो जो ये b कैंसिल होने के बाद ऊपर a माइनस एक्स था और नीचे a था,
और लेकिन ये माइनस आ रहा है तो माइनस के कारण ये परिवर्तित हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, नीचे ए माइनस एक्स आ जाएगा। और K2 इधर है और बी, K2 भी एक नया कांस्टेंट दे देंगे तो वो सेम, या हम ऐसे करें, ये केवल इसमें माइनस के कारण तो ये चेंज हो गया, बी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ जैसे K2 से, तो एक नया कांस्टेंट किया गया। तो अब ये जो समीकरण है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुरूप ही आ गई। तो फिर क्या होता है कि यदि हम कोई उत्पाद यदि एक्सेस में लेते हैं तो जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि के अनुरूप ही हो जाती है। इससे ये प्रूव होता है। धन्यवाद।